हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगला वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें लगभग 3-4 चैप्टर्स इंक्लूड होंगे और जो यहाँ देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा लंबा वीडियो है लेकिन मेरी कोशिश है कि इसके माध्यम से आपका ऑब्जेक्टिव स्पष्ट ढंग से आप इसको देख सके, सुन सके और एग्जामिनेशन में इसको सिक्योर कर सके। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज पिछला वीडियो में हम 2 चैप्टर दिए थे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और भारत इज माई होम, और आज मैं जो लेकर आया हूँ वो है ए पिंच ऑफ सनफ। ए पिंच ऑफ सनफ। तो देखेंगे ए पिंच ऑफ सनफ की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से एराइज होता है। ए पिंच ऑफ सनफ एक शॉर्ट स्टोरी है, ध्यान देंगे। ए पिंच ऑफ सनफ एक शॉर्ट स्टोरी है, ये क्वेश्चन पूछता है तो ध्यान देंगे। चलिए यहाँ देखते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द प्रोज पीस ए पिंच ऑफ सनफ। ए पिंच ऑफ सनफ के लेखक कौन है? तो ए पिंच ऑफ सनफ के लेखक मनोहर मालगोनकर हैं। ऑप्शन नंबर सी में मनोहर मालगोनकर। आगे देखते हैं, इट वॉज वेरी इजी फॉर द नरेटर टू गेट सेंट ऑन। यहाँ कह रहे हैं ये नरेटर के लिए यानी कि ऑथर की ही बात हो रही है, बड़ी आसान था भेजना। क्या? फॉरेन असाइनमेंट। ऑप्शन नंबर डी में है फॉरेन असाइनमेंट। मदर से डेट नानू काका इज कमिंग टू सी सम। माँ कही नानू काका आ रहे हैं मिलने किसी से। किससे? तो मंत्री से, सम मिनिस्टर्स। सम मिनिस्टर, कोई मंत्री से मिलना था तो मंत्री से मिलने आ रहे थे नानू काका। द नेटर ऑफ ए पिंच ऑफ सनफ वाज ऑन ए प्रोविजन। जो राइटर थे ए पिंच ऑफ सनफ का, वो प्रोविजन मैंने किस प्रोविजन पर था? कहाँ? ए सेक्रेटरी। प्रोविजन ऑन ए प्रोविजन ए सेक्रेटरी। यहाँ देखेंगे, व्हेन वाज मनोहर मालगोनकर बर्न। मनोहर मालगोनकर का जन्म कब हुआ था? तो 1913 ईस्वी में। मनोहर मालगोनकर का जन्म 1913 ईस्वी में हुआ था। 1913। हु वॉज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। राइटर के परिवार से मिलने, यानी राइटर के यहाँ कौन आ रहे थे? तो नानू काका आ रहे थे। तो ऑप्शन नंबर सी में नानू काका। नानू काका वॉज रिलेटेड टू द नरेटर्स एज ही वॉज हिज। नानू काका नरेटर यानी लेखक से कैसे संबंधित थे? नानू काका लेखक से कैसे संबंधित थे और लेखक नानू काका को कौन थे? तो नेफ्यू थे। कौन थे? नेफ्यू, यानी कि भगिना कह सकते हैं, भतीजा भी होता है, यहाँ भगिना का अर्थ है। नेम ऑफ द सन ऑफ सोहन लाल रतिराम वाज। सोहन लाल रतिराम के लड़का का नाम क्या था? तो यहाँ रतिराम, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिता का नाम था सोहन लाल रतिराम और उनके लड़का का नाम था रतिराम। ऑप्शन नंबर सी में है। सोहन लाल रतिराम वाज द पार्टी बॉस इन। सोहन लाल रतिराम पार्टी बॉस थे, कहाँ के? दिल्ली के। दिल्ली के, ये क्वेश्चन कई बार आया है और आ सकता है, ध्यान देंगे। सोहन लाल रतिराम पार्टी बॉस थे, कहाँ के? तो दिल्ली के। नानू काकाज मीटिंग विथ सोहन लाल रतिराम वाज। नानू काका का मीटिंग जो सोहन लाल रतिराम के साथ था कैसा रहा? तो वेरी सक्सेसफुल। ऑप्शन नंबर सी में वेरी सक्सेसफुल, बहुत सफल रहा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वाज। द्वितीय जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिनसे नानू काका को मिलना था वो कौन थे? वेलफेयर मिनिस्टर, यानी कि कल्याण पदाधिकारी। याद रखेंगे, सोहन लाल रतिराम और वेलफेयर मिनिस्टर, दो व्यक्तियों से मिलना था नानू काका को। द न्यू रोल नानू काका गेव द नरेटर अंडर सेक्रेटरी वाज ऑफ। यहाँ देख लेंगे, द न्यू रोल नानू काका गेव द नरेटर। नरेटर कौन थे? अंडर सेक्रेटरी में थे, वो कौन थे? ड्राइवर। नया रोल, नया भूमिका जो नानू काका अपने भगिना यानी कि राइटर को दिया, वो किस चीज़ का रोल था या कैसा रोल था? तो ड्राइवर का रोल था। ड्राइवर का भूमिका मिला हुआ था। नानू काका मैनेज टू इम्प्रेस द शिखा ऑटो डीलर्स बाय डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ। नानू काका शिखा ऑटो डीलर को इम्प्रेस कर लिए थे, माने प्रभावित कर दिए थे। क्या चीज़ दिखाकर? तो धन के लोभ दिखाकर, धन का दिखावा दिखाकर। तो वेल्थ, धन मीन्स वेल्थ यहाँ। द टाइप ऑफ सिचुएशन इन विच ए पर्सन फ्रॉम टाइम टू टाइम टर्न हिज मदर टंग। इस प्रकार की स्थिति, समय समय पर आदमी अपने मातृभाषा को उलटते पुलटते हैं, समय समय पर बोलते हैं। तो ऐसे भाषा को किस रेंज में रखते हैं, किसके अंतर्गत? लिंग्विस्टिक इमरजेंसी। लिंग्विस्टिक इमरजेंसी।
नानू काका टोल्ड टेक मी टू द महाराजा सुतकाथाज प्लेस टू रिटर्न द। नानू काका कहे कि मुझे महाराजा सुतकाथा प्लेस के लिए जगह पर ले चलो, महल में ले चलो, क्या लौटाने, तो हॉरोस्कोप, हॉरोस्कोप। चलिए आगे आगे देखते हैं। अगला चैप्टर जो है आई हैव ए ड्रीम। फिर मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा, ढंग से ध्यान देंगे। आई हैव ए ड्रीम एक स्पीच है जो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा दिया गया था 1964 में। मैं बता दूं, मार्टिन लूथर किंग निग्रो थे अमेरिका के, और निग्रो के मतलब काले लोग। अमेरिका में ऐसे मुख्य रूप से दो प्रकार के लोग रहते हैं, काले और निग्रो एंड वाइट। निग्रो को ही ब्लैक बोला जाता है। तो निग्रो लोगों के विरुद्ध जो अन्याय हो रहा था, जो न्याय नहीं मिल रहा था, तो उन्हें न्याय दिलाने के लिए, उन्हें समान अधिकार दिलाने के लिए मार्टिन लूथर किंग एक भाषण दिए थे, और उस भाषण में अपने इच्छाओं का, अपने सपनों को जाहिर किए थे। और उसी का एक निचोड़ है, यहाँ हम कह सकते हैं, जिसका नाम मार्टिन लूथर किंग रखे थे, आई हैव ए ड्रीम। तो चलिए यहाँ देखते हैं। मार्टिन लूथर हु इज द ऑथर ऑफ द प्रोज पीस आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम जो है एक ड्रामा है, सॉरी ड्रामा नहीं, स्पीच हम कहना चाह रहे थे, स्पीच है। आई हैव ड्रीम एक स्पीच है, और जो मार्टिन लूथर द्वारा दिया गया है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा। तो ये यहाँ यही पूछा रहा है कि जो आई हैव ए ड्रीम जो है लिखा गया किन के द्वारा, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। JR का मतलब होता है यहाँ जूनियर। चलिए आगे देखेंगे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज बर्न इन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म 1929 में 1929 में हुआ था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डाइड इन 1980 यानी 1968 में इनकी मृत्यु हो गई थी। व्हाट वाज मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिफोर बिकमिंग ए सिविल राइट एक्टिविस्ट। सिविल राइट एक्टिविस्ट बनने से पहले मार्टिन लूथर किंग क्या थे? बैप्टिस्ट मिनिस्टर। यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है। इससे पहले बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे, यहाँ ध्यान देंगे, बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे। अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हिच इंडियन लीडर। कौन ऐसे भारतीय नेता थे जिनसे मार्टिन लूथर किंग बहुत प्रभावित थे? तो गांधी जी, महात्मा गांधी की बात हो रही है, गांधी जी। अगला क्वेश्चन है, इन व्हिच ईयर मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई क्वेश्चंस आते हैं कि सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज पाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो मार्टिन लूथर किंग। और कब इन्हें नोबेल प्राइज मिला था? तो 1964 में। 1964 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। और एक क्वेश्चन के बारे में हम बताएंगे आगे, थोड़ा सा देख लीजिए। 1964 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज एसासिनेटेड ऑन। एसासिनेटेड का मतलब मृत्यु होना, यहाँ देहांत होना। तो मार्टिन लूथर किंग का देहांत जो हुआ था 4 अप्रैल 1968 को। 4 अप्रैल 1968 को। व्हेन डिड मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज स्पीच आई हैव ए ड्रीम। यही क्वेश्चन हम थोड़ा बताना चाह रहे थे, एक बार हम बोले हैं 1964 नहीं, वो थोड़ा ध्यान देंगे उस पर। 1964 नहीं, 1963 ईस्वी में। 1964 ईस्वी में मार्टिन लूथर किंग को नोबेल प्राइज मिला था। यह क्वेश्चन हम थोड़ा एक बार बोले हैं, वो मिस्टेक से बोले हैं, लेकिन इसको ठीक से सुधारेंगे। और ध्यान देंगे बच्चों, मैं फिर से इसको दोबारा बताना चाहता हूँ कि मार्टिन लूथर किंग जो आई हैव ए ड्रीम जो स्पीच है उसे 28 अगस्त 1963 ईस्वी में दिए हुए थे। 28 अगस्त 1963, 1963। और 1964 की जो बात किए थे वो गलत था, उसको सही कर लेंगे आप लोग। 1964 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। चलिए आगे चलते हैं। थ्रू हिज स्पीच द ऑथर सपोर्ट्स द स्ट्रगल ऑफ द निग्रो। यानी अपने भाषण के माध्यम से ऑथर यानी मार्टिन लूथर किंग किन्हें सपोर्ट किए, किन्हें मदद किए? तो निग्रो लोगों को, निग्रोज लोगों को, यानी कि काले लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज द फ्रेज यूज्ड बाय द ऑथर टॉकिंग अबाउट द डिफिकल्टीज, पेन एंड सफरिंग द पीपल फेस व्हेन दे रेज वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। माने कौन ऐसी फ्रेज उपयोग किया गया है ऐसे अर्थ में जब कोई व्यक्ति कष्ट झेलता है, जब आवाज़ उठाता है अन्याय और भेदभाव के
विरुद्ध, द कष्ट जो झेलता है उसे हम क्या, किस फ्रेज के नाम से जानते हैं, किस फ्रेज से जानते हैं? तो ट्रायल एंड ट्रिब्यूलेशंस, ट्रायल एंड ट्रिब्यूलेशंस। इफ अमेरिका बिकम ए ग्रेट नेशन, इफ अमेरिका बिकम्स ए ग्रेट नेशन, इट मस्ट नॉट ओवरलुक द प्रॉब्लम्स। अगर अमेरिका एक महान राष्ट्र बनता है तो इसे अवश्य नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। किनकी समस्याओं का? तो निग्रोज की समस्याओं का। मार्टिन लूथर किंग बोले थे इसमें कि अगर अमेरिका एक महान देश बनना चाहता है तो उन्हें निग्रो लोगों की समस्याओं का अनदेखा करना सही नहीं है। तो यहाँ निग्रोज होगा, निग्रोज होगा। द प्लेज इज टू ऑलवेज गो अहेड ऑन द पाथ ऑफ, यह शपथ लिया गया था कि हमेशा आगे बढ़ते रहना है राह पर। किसकी राह पर? फ्रीडम, स्वतंत्रता की राह पर, निग्रो लोग के स्वतंत्रता की राह पर। दिस प्लेज विल बी फुलफिल्ड ओनली व्हेन द राइट्स वेयर गिवन टू, यह शपथ तभी पूरा होगा जब दिया जाएगा अधिकार। किन्हें? निग्रो लोगों को। किन्हें अधिकार दिया जाएगा? निग्रोज लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, मैनकाइंड है, ध्यान देंगे, इसको थोड़ा ठीक करना है। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। Who is the author of the prose piece Ideas That Have Helped Mankind? The Bertrand Russell, Bertrand Russell। ध्यान देंगे यहाँ ऑप्शन नंबर यहाँ बी है, bertrand Russell, bertrand Russell हम इसको बोलते हैं। तो Ideas That Have Helped Mankind is written by bertrand Russell, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर यहाँ बी है, बी देखेंगे, bertrand Russell। When was Bertrand Russell born? Bertrand Russell का जन्म कब हुआ था? तो 1872 में, 1872, 1872 में। When did Russell die? Bertrand Russell की मृत्यु, Bertrand Russell की मृत्यु 1970 में। Bertrand Russell belong to, Bertrand Russell कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के, यानी कि ब्रिटेन, इंग्लैंड, ब्रिटेन, ध्यान देंगे। When was Bertrand Russell awarded with Nobel Prize in Literature? यहाँ से 2-3 क्वेश्चन एराइज होते हैं और ध्यान देंगे, हम तीनों क्वेश्चन को यहाँ बताना चाहेंगे। सबसे पहले bertrand रसेल को कौन सा प्राइज़ दिया गया? तो नोबेल प्राइज़ दिया गया। और कब दिया गया था? 1950, 1950, ठीक है। और लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था इन्हें। द वर्ल्ड डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू, डेवलपमेंट शब्द, विकास शब्द संबंधित है क्या चीज़ से? मैन से, मैन, ऑप्शन नंबर सी में मैन। फॉर होमोस्पियंस सर्वाइवल वाज प्रॉब्लम, फॉर होमोस्पियंस सर्वाइवल वाज माने हम कहते हैं मानव विज्ञान के शुरुआती की दौर की बात हो रही है जो इस चैप्टर में बताया गया है। तो बड़ी मुश्किल थी, बड़ी समस्या बन गई थी पहले। लॉन्ग इन्फेंसी वाज ए बायोलॉजिकल एडवांटेज टू मैनकाइंड, ध्यान देंगे, या लॉन्ग इन्फेंसी वाज ए बायोलॉजिकल एडवांटेज टू मैनकाइंड। यूटिलाइजेशन ऑफ व्हाट थिंग बिकम ए माइल्स स्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस, माने किस चीज़ का उपयोग मानव के विकास के लिए माने एक बहुत मील का पत्थर साबित होने का, इनका बहुत सफल बात होना माना गया। तो फायर का, इसके लिए यह बहुत इम्पोर्टेंट खोज था इनके लिए और उपयोग था जो मानव के लिए बहुत बड़ा चीज़ साबित हुआ। चलिए यहाँ देखते हैं। द वर्ड पिक्टोरियल, द वर्ड पिक्टोरियल वाज रिलेटेड टू अर्ली मैन विथ, पिक्टोरियल शब्द जो पहले के आदमी से संबंधित था वो किस चीज़ से संबंधित था? राइटिंग से। पिक्टोरियल राइटिंग से संबंधित है। आगे देखिए, हु प्रोग्रेसेस इन कोर्स ऑफ टाइम, समय बीतने पर, समय आने पर किस चीज़ में, किस में वृद्धि हुआ, किस में विकास होता गया? तो ह्यूमैन्स, मानव जाति में विकास होता गया। व्हाट टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवार्ड्स वन अनदर, कौन ऐसी चीज़ है जो हमें यह बताता है कि हमें एक दूसरे से दोस्ताना पूर्वक रहना चाहिए? तो सिविलाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी में सिविलाइजेशन, सभ्यता जो ऐसी चीज़ है जो हमें एक दूसरे से दोस्ताना पूर्वक रहने को बताता है। आइडियाज गेव द वे फॉर, विचार जो दिया किस चीज़ के रास्ता? तो डेवलपमेंट का रास्ता दिया, डेवलपमेंट। आइडियाज गेव द वे फॉर डेवलपमेंट। द टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, दो एक विस्तृत कैटेगरी हम कहते हैं जो आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड को मदद किया, जो है वो क्या है?
जो आदमी को मदद किया, हम यहाँ कह सकते हैं टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ आइडियाज डेट डेवलपमेंट का, जो मानव जाति को मदद किया है वो पहला है नॉलेज और दूसरा है टेक्निक, जो मानव जाति के विकास में बहुत हद तक मदद किया है। तो पहला है नॉलेज और दूसरा है टेक्निक। चलिए हम आगे देखते हैं। द आर्टिस्ट, ये एक शॉर्ट स्टोरी है। फिर से ध्यान देंगे बच्चों, यह शॉर्ट स्टोरी है। द आर्टिस्ट क्या है? शॉर्ट स्टोरी है। और यह लिखा गया है, एक जापानीज राइटर है शिगा नायोवा। यहाँ लिखा गया हु हैज़ रिटन द प्रोज पीस द आर्टिस्ट। तो शिगा नायोवा ये जापानीज राइटर है। हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट जो चैप्टर है, द आर्टिस्ट जो चैप्टर है, इसमें मेन पात्र जो है, मुख्य भूमिका निभाने वाला कौन है? सेबी। कौन है? सेबी। एक बच्चा रहता है 12 ईयर्स ओल्ड, यानी 12 वर्ष का रहता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सेबी एक 12 वर्ष का बच्चा रहता है और वो प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ते रहता है। तो ये दोनों क्वेश्चन कई बार पूछ दिया है कि सेबी कितने ईयर्स, हाउ मेनी, यानी कह सकते हैं कितने वर्ष का था। तो 12 ईयर्स ओल्ड था और वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा था। चलिए, व्हेन वाज शिगा नायोवा बर्न। शिगा नायोवा का जन्म हुआ था 1883 ईस्वी में। व्हेन डिड शिगा नायोवा डाई। शिगा नायोवा का मृत्यु 1971 ईस्वी में हुई थी, 1971। सेबी ऑफन वेंट आउट टू बाई हिमसेल्फ। सेबी अक्सर घर से बाहर निकलता था खरीदने के लिए। क्या? गोड्स माने लौकी खरीदने के लिए निकल। सेबी लिव्ड इन। सेबी जहाँ रहता था जिस शहर में, वो हार्बर टाउन था। कैसा टाउन था? हार्बर, बंदरगाहों का शहर, जहाँ बंदरगाह यानी कि बहुत सारे शिप लगते थे। आगे देखेंगे। व्हाट वुड सेबी अप्लाई टू गेट राइट द अनप्लीजेंट गॉड ऑफ स्मेल। लौकी को जब काटता था और वो गंध देता था ज़्यादा समय होने के बाद, तो उससे छुटकारा पाने के लिए सेबी क्या उस पर लागू करता, क्या अप्लाई, क्या डालता था? टी लिप्स। विच टाइप ऑफ गॉड डिड सेबी लाइक। किस प्रकार के लौकी सेबी पसंद करता था? इवेन एंड सिमेट्रिकल, सुंदर आकार वाला। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, इवेन एंड सिमेट्रिकल। इवेन एंड सिमेट्रिकल, या हम इसको कह सकते हैं सिमेट्रिकल जो होता है अच्छा आकार वाला। आगे देखिए। सेबी वाज इंटरेस्टेड इन गॉड्स पैसेटली। सेबी पूरी तरह बड़ी लगाव था गॉड लौकी से, तो पैसेटली। व्हाट ए स्प्लेंडिड गॉड थॉट सेबी बट एक्चुअली इट वाज। कितना अच्छा या क्या लौकी है, सेबी सोचा, लेकिन वास्तव में क्या हो गया? ओल्ड मैन्स बाल्ड हेड। वह क्या था, कहाँ पर था? एक बूढ़े के माथे पर वो सेबी था। आफ्टर रियलाइजिंग हिज मिस्टेक व्हाट डिड सेबी डू ऑल द वे होम। लेकिन जब बूढ़े आदमी डिसअपियर वहाँ से हो जाते हैं और उस लौकी को सेबी नहीं ले पाते हैं, तो सेबी क्या किया? पूरे रास्ते जब लौटते हैं तो अपने आप पर हंसते रहता है। इसका कारण क्या था? तो उसे यह लगता है कि बड़ी गलती हो गई है, और वही यहाँ क्वेश्चन है कुछ अलग टाइप से। आफ्टर रियलाइजिंग हिज मिस्टेक व्हाट डिड सेबी डू ऑल द वे होम। जब अपनी गलती सेबी को महसूस हो जाता है तो क्या किया पूरे रास्ते भर? तो हंसते रहा, खुद पर हंसते रहा, लाफ्ड। हाउ ओल्ड वाज सेबी? 12 ईयर्स ओल्ड। 12 ईयर्स ओल्ड, ध्यान देंगे, 12 ईयर्स ओल्ड। आफ्टर क्लास व्हाट वुड सेबी यूजुअली डू। क्लास के बाद सेबी अक्सर क्या करता था? तो वॉन्डर्ड इन टाउन लुकिंग फॉर गॉड्स। क्लास समाप्त होने के बाद हमेशा शहर में बुगाता था, उस शहर में घूमता था, उस टाउन में घूमता था लौकी की तलाश में। आगे देखिए। एट द एग्रीकल्चर शो लास्ट स्प्रिंग विच टाइप ऑफ गॉड वाज डिस्प्लेज। बैकिन टाइप ऑफ, बैकिन किस टाइप? एग्रीकल्चर शो में हम कहते हैं कृषि मेला जो लगा था, उसमें किस प्रकार के लौकी की बात हो रही थी और वो दिखाया गया था? तो बैकिन द ओल्ड वुमन पोसेस्ड ए स्टॉल ऑफ। जो बुढ़िया थी, वो पुरानी जो महिला थी, बूढ़ी महिला थी, वह किस चीज़ का स्टॉल रखी हुई थी? तो फ्रूट्स का। हाउ मच द क्यूरियो डीलर हैड टू पे फॉर द गॉड इन द एंड। क्यूरियो डीलर को कितना पे करना पड़ा था उसे, क्या कहते हैं, चपरासी के लिए, जिसको हम कह सकते हैं, कितना पे करना पड़ा था? 50। लेकिन एक क्वेश्चन इससे और आता है। और क्यूरियो डीलर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जो बेचा था, वो कितना में बेचा था? तो 600 एन में वो लौकी बेचा था। ठीक है, तो अगला वीडियो फिर हम नेक्स्ट बनाएंगे, और इसमें इतना ही रहने देते हैं जिसमें 3 चैप्टर शामिल था। फिर अगला वीडियो में कोशिश करेंगे 3 चैप्टर के देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।